हाय। आज हम चैप्टर 2 कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का। ठीक है। लक्ष्मीकांत से ये मत सोचना कि जिसको लक्ष्मीकांत पढ़नी है वही ये वीडियो देखिए। ये चैप्टर से वन डे एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन। तो आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, मतलब कब बना, ठीक है, कब पास हुआ, कब फोर्स हुआ, एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैसे बनी। ठीक है, उसके मेंबर्स वगैरह सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सी जहां भी लिखा दिखे तो उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना। ये तो बहुत हाँ। फर्स्ट है डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो 1934 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका आइडिया एम एन रॉय लेके आए थे, एकदम सबसे शुरू में 1934 में। ठीक है, एम एन रॉय लेके आए थे। फिर 1935 में एक साल बाद ही नेशनल कांग्रेस आईएनएससी, ठीक है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ऑफिशियली उसने डिमांड करी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, कि हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए और हम ऑफिशियली डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, 1935 में की। 1938 में 3 साल बाद, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको फॉर्म करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, उसकी फॉर्मेशन चाहिए हमें। ठीक है, और वो अडल्ट फ्रेंचाइजी पे, मतलब कि बाय वोटिंग होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वोट के थ्रू फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है। फिर 1940 में अगस्त ऑफर आता है ना, अगस्त ऑफर आता है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो 1940 में। उस टाइम कौन था वायसरॉय? लॉर्ड लिलिंथगो, है ना। लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम अगस्त ऑफर आता है 1914 में। ठीक है। उसके उस टाइम क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना। तो उसमें ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेता है ना तो उसके बदले हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने को बोल देंगे। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आने के बाद। ऐसे ही 1942 में अगस्त ऑफर के 2 साल बाद क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया। इसने भी कहा कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन करवा देंगे। ठीक है, लेकिन आपको वर्ल्ड वॉर टू में पार्ट लेना पड़ेगा। तो मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की बात नहीं हुई थी और मुस्लिम लीग को तो पाकिस्तान चाहिए था। ठीक है। फाइनली जो है कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है। इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन की बात की और मुस्लिम लीग ने भी इसको मान लिया। अभी देखो, कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर थे। ठीक है, मैं पूरे नाम नहीं लिख रही हूँ क्योंकि पूरे नाम याद होते भी नहीं है, तो आपको कैबिनेट मिशन मेंबर्स के याद रखने के लिए क्रिप्स, देखो क्रिप्स मिशन आया था, एक तो क्रिप्स ही है कैबिनेट मिशन का मेंबर। ठीक है। दूसरा है लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर। क्रिप्स, ठीक है, क्रिप्स से मान लो क्रिस्पी चिप्स चल रही है ना आजकल। ठीक है, क्रिप्स कौन खा रहा है? अलेक्जेंडर और लॉरेंस मिलके क्रिस्पीज खा रहे हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। ठीक है, ये था डिमांड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कैसे। एकदम शुरू में कौन लेके आया था 1934 में? एम एम एन रॉयल। ठीक है, एकदम सबसे पहला आइडिया 1934 में एम एन रॉयल लेके आए। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। ठीक है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी सेम कहा। फिर 1940 में अगस्त ऑफर आता है लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पे। ठीक है, वन क्वेश्चन, अगस्त ऑफर किसके टाइम आया था? लॉर्ड लिलिंथगो। ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है जिसको मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, इन सब में है ना कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने की बात की गई है। ठीक है, लेकिन लास्ट में जब कैबिनेट मिशन आया तो उस टाइम एक्सेप्ट कर ली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन। और कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन थे? क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ठीक है। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, कौन कौन था, कितने मेंबर थे। तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर थे, 389। ठीक है, 389 मेंबर्स होंगे। ठीक है, और 389 में से 296 जो है वो ब्रिटिश इंडिया से आएंगे। ब्रिटिश इंडिया मतलब जो ब्रिटिश के कंट्रोल में है ना इंडिया, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, बिहार, कुर्ग, है ना,
389 में से 296 तो ब्रिटिश इंडिया से आएंगे, 93 आएंगे हमारे प्रिंसली स्टेट से। प्रिंसली स्टेट्स कौन से? जो ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं थे, ठीक है, उन पे अलग राजा लोग राज कर रहे थे और टाइम टू टाइम ब्रिटिशर्स को टैक्स देते थे कि हमारी टेरिटरी पे कब्जा ना करो, हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो 93 उन प्रिंसली स्टेट्स से आएंगे जो ब्रिटिशर्स के कब्जे में नहीं थी, ठीक है। और 296 कहाँ से आएंगे? ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश के कंट्रोल में उस इंडिया से, ठीक है। अभी देखो 296 में से 292 तो 11 गवर्नर प्रोविंसेस से आएंगे। देखो 11 गवर्नर प्रोविंसेस में तो मतलब कि गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर हेड था, वहां से 292 सीट्स पे आएंगे मेंबर, ठीक है। बाकी जो है चीफ कमिश्नर थी 4 जगह पे, जैसे कि दिल्ली, मतलब वहां पे गवर्नर नहीं था, चीफ कमिश्नर था, 4 वहां से आएंगे। देखो टोटल 389, ठीक है। 296 तो जहां पे ब्रिटिशर्स का कब्जा वहां से आएंगे, 93 जहां पे ब्रिटिशर्स का कब्जा नहीं है उन प्रिंसली स्टेट से आएंगे, ठीक है। और जो 96 ब्रिटिश इंडिया से आ रहे हैं ना, उसमें से 292 11 गवर्नर प्रोविंसेस आएंगे जहां पे गवर्नर रूल कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नर हेड है। और 4 आएंगे जहां पे चीफ कमिश्नर हेड है, ठीक है। सेकंड देखो, जो सीट्स है ना वो प्रोपोर्शन होंगे पॉपुलेशन, जैसे आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से फॉर्म होती है ना, कि छोटे एरिया में बेशक पॉपुलेशन ज्यादा हो लेकिन बड़े एरिया में पॉपुलेशन कम हो, तो सीट्स इक्वल होंगी, है ना। वो एरिया के बेस पे नहीं, वो पॉपुलेशन के बेस पे होती है। ऐसे उस टाइम पे 10 लाख पीपल पे एक सीट की हुई थी, ठीक है, कि 10 लाख पीपल पे एक सीट मिलेगी। थर्ड, सीट्स डिवाइडेड इनटू मुस्लिम, सिख एंड जनरल, मतलब 3 जगह सीट्स को डिवाइड किया गया था, मुस्लिम्स में, ठीक है, सिख्स में और जनरल। जनरल में बाकी आ जाते हैं जो मुस्लिम और सिख्स के, अदर जो बच गए ना वो सारे जनरल में, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, ठीक है। फोर्थ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी, मतलब कि जो कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो उसी कम्युनिटी के मेंबर के द्वारा इलेक्ट होके आएगा, ठीक है। ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में रूल था इसके कॉम्पोजिशन में, कि जो कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, ठीक है, वो उसी के कम्युनिटी के मेंबर से चुन के आएगा, है ना। और जो वोटिंग है वो कैसे होगी? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, है ना। ये वाला मेथड हम जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ते हैं ना, वहां पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये वोट करने का एक वे है, मतलब तरीका है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे कि इतने लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, इलेक्शन में, तो हम इनको प्रेफरेंस देते हैं कि फर्स्ट नंबर पे इसको, सेकंड पे इसको, थर्ड पे ये रहना चाहिए, फिर फोर्थ पे एकदम लास्ट प्रेफरेंस इसको मिली। मतलब जो लास्ट पे इसको सबसे कम वोट मिले ना, क्योंकि प्रेफरेंस कम मिल रही है इसको, तो इसको हटा देंगे और इसके जो वोट्स हैं वो आगे, जो ये आ रहा है इससे ऊपर, इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। तो इसकी बात हुई थी। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड बाय हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। अच्छा, जो प्रिंसली स्टेट, ये 93 ना, जो जिस पे ब्रिटिशर्स का कब्जा नहीं है, तो इन्होंने कहा कि हम तो ऐसे इलेक्ट करके नहीं भेजेंगे, ठीक है, हमारा तो जो प्रिंसली स्टेट का हेड होगा ना, वही आपको नॉमिनेट करके देगा, ठीक है। तो कंपोजिशन में 389 मेंबर्स थे, ठीक है, 296 वहां ब्रिटिश इंडिया से आ रहे हैं, 93 प्रिंसली स्टेट से आ रहे हैं। अब इन 296 में से 292 गवर्नर से आ रहे हैं, जहां पे गवर्नर हेड है, और 4 जहां पे चीफ कमिश्नर हेड है, ठीक है। सीट्स जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जाएंगी, ठीक है, 10 लाख पीपल पे 1 सीट। एंड जो सीट्स हैं वो डिवाइड होंगे मुस्लिम, सिख एंड जनरल, जो बाकी बच गए, ठीक है। एंड कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव उसी कम्युनिटी के मेंबर के द्वारा इलेक्ट होके आएगा, ठीक है। और वोटिंग कैसे होगी? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। एंड जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा? वो तो नॉमिनेट करके भेजेंगे, ठीक है, वहां इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ना ये पार्टली इलेक्टेड है, ठीक है। जो ब्रिटिश इंडिया से तो इलेक्ट होके आ रहे हैं लोग, लेकिन प्रिंसली स्टेट से इलेक्ट होके नहीं आ रहे हैं, नॉमिनेट होके आ रहे हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, वो पार्टली इलेक्टेड है एंड पार्टली इलेक्टेड है, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड भी है, क्योंकि प्रिंसेस से तो नॉमिनेट होके आ रहे हैं ना, ठीक है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये आ गए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। ठीक है, जो इलेक्टेड थी वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, है ना। जो ब्रिटिश इंडिया से इलेक्ट होके आए थे वो भी इनडायरेक्टली थे ना। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी तो नहीं थी ना कि जो 18 अबव है उन सबको वोट करने का अधिकार है और वो सब असेंबली चुन रहे हैं, नहीं ऐसा तो नहीं था ना आज के टाइम में जैसा। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्टेड थे ना वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे और लिमिटेड फ्रेंचाइजी थे। ठीक है, लिमिटेड मतलब कि वोटिंग राइट सिर्फ कुछ एक लोगों को था बेस्ड ऑन द टैक्स, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन, सबको नहीं था। ठीक है, जिसके पास जो टैक्स दे रहा है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, एजुकेशन है, सिर्फ उन्हीं को राइट था। तो फिर ये सब होने के बाद कि उसकी कॉम्पोजिशन देखने के बाद है ना, फिर इलेक्शन होते हैं। जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन होते हैं। वहां पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो उसे 208 सीट्स पे वो जीत जाती है। ठीक है, मुस्लिम लीग 73 सीट्स पे एंड अदर्स जो हैं बाकी जो पार्टीज हैं, यूनियन पार्टी होगी, अदर पार्टी होगी, उनको 15 सीट्स पे। ठीक है, मेजर सीट्स किसके पास गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। ठीक है, फिर मुस्लिम लीग के पास 73 सीट्स गई हैं और अदर जो बच गई 15 सीट्स बची। ठीक है, देखो 93 सीट्स फिल हुई नहीं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट्स बैठने ही नहीं आई। ठीक है, आई नहीं वो। क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्होंने सोचा भाई अभी तो हम फ्री हैं, है ना, पता नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कर क्या रहे हैं, ठीक है, कभी हमारा राज्य ना चला जाए। तो 93 सीट्स को तो कभी कभी नहीं, मतलब इस टाइम पे जब शुरू में इलेक्शन हुआ है तो वो नहीं आते हैं। बाद में जब इंडिपेंडेंस एक्ट आता है फिर उन्हें थोड़ी श्योरिटी होती है, फिर आती है ये प्रिंसली स्टेट्स, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ऑल सेक्शंस। इसमें हिंदूस थे, मुस्लिम्स थे, सिख्स थे, एंग्लो इंडियन थे, क्रिश्चियन, इंडियन क्रिश्चियंस, ठीक है, एंड एससीज थे, एसटीज, वुमेन, मतलब सबको रिप्रेजेंट किया था। ये नहीं था कि कुछ एक लोगों को, जैसे कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी कुछ एक लोगों को मिली थी ना, ऐसे नहीं था। लेकिन जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये रिप्रेजेंट तो सबको कर रही थी, बेशक ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी या फिर नॉमिनेटेड थी, उससे मतलब नहीं है। ये सबको, हिंदूस थे इसमें, मुस्लिम्स थे, सिख्स थे, एंग्लो इंडियन थे, क्रिश्चियन थे, एससीज, एसटीज एंड वुमेन थी, है ना। सभी तो हो गए, सबकी रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो महात्मा गांधी है ना वो इसके मेंबर कभी नहीं बने। ठीक है, सारी बिग पर्सनालिटीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थी लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, महात्मा गांधी एक्सेप्शन है। ठीक है, अच्छा अब इसकी हम वर्किंग देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन हो गया है ना। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन हो गया। जुलाई अगस्त 1946 में सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस को मिली, मुस्लिम लीग को मिली, फिर अदर्स को 15 जो बच गई वो मिली, है ना। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स अभी आई नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसे डर लग रहा है पता नहीं क्या करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन सबका, हिंदूज का, मुस्लिम का, सिख का, एससी एसटी वुमेन। ठीक है, महात्मा गांधी इसके पार्ट नहीं है। ठीक है, वर्किंग देखते हैं अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 में। देखो, इलेक्शन हुए हैं जुलाई अगस्त 1946 में, फर्स्ट मीटिंग शुरू में बैठती है ये 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। मुस्लिम लीग नहीं आती है यहाँ पे। ठीक है, तो सिर्फ 211 211 मेंबर ही फर्स्ट मीटिंग को अटेंड करते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग तो आई नहीं, है ना। उसकी कितनी 73 सीट्स उसने जीती थी ना, तो मुस्लिम लीग तो आई नहीं। 211 मेंबर्स ने फर्स्ट मीटिंग अटेंड की है सिर्फ। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट टाइम कोई भी मीटिंग हुई होती है, किसी भी कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो एकदम से तो ना कोई प्रेसिडेंट चुना जाता, चाहे क्लास का मॉनिटर ही चुना। शुरू में तो हम एक टेम्परेरी बनाते हैं कि हाँ भाई देख लो पहले, शुरू शुरू में अभी तो आप बड़े हो। तो डॉक्टर सचिंद्र नाथ, सचिंद्र नंदा, ठीक है, सिन्हा, इनको बनाया गया था टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ये एज में सबसे बड़े थे उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया। इसको कैसे याद रखोगे कि सच सच बोलते हैं ना, तो उनको लगा कि ये सच बोल लेंगे तो टेम्परेरी अभी बैठते ही है ना, अभी एंटर किया है असेंबली में तो एकदम ये सच बोलने वाले इंसान है, इनको टेम्परेरी के लिए अभी बना देते हैं, फिर इलेक्ट होके कर लेंगे। ठीक है, फिर परमानेंट प्रेसिडेंट को किसको बनाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, टेम्परेरी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एंड परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट 2 रहे हैं, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस टाइम पे 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। एचसी मुखर्जी, ठीक है? मुख मुख, ठीक है? एंड वीटी कृष्णमाचारी, ठीक है? कृष्ण और मुख, मुख और कृष्ण, कृष्ण का मुख, ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है? नेक्स्ट है, देखो, आइए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया था? जवाहरलाल नेहरू, है ना? वन लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया था? जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 13 1946, ठीक है? दिसंबर 13 1946 में जवाहरलाल नेहरू जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए। इसके पॉइंट्स देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था क्या, ठीक है? इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक स्टेट बनेगा। नेहरू ने अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कहा कि जो इंडिया है ना, वो एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक स्टेट बनेगा। इंडिपेंडेंट पद है, फ्री रहेगा, ठीक है? सोवरेन, किसी बाहरी कंट्री का कोई यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है? इंडिया अपने आप में खुद फैसले लेगी, बाहरी कंट्री का इस पे कोई कुछ नहीं चलेगा, ठीक है? रिपब्लिक, जो हेड है ना वो इलेक्टेड होगा, ठीक है? जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होगा, ठीक है? तो इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बनेगा। फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। सेकंड, कि इंडिया की वो टेरिटरीज जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर है, ठीक है? या फिर जो इंडियन स्टेट्स अभी हैं, जो इंडियन स्टेट्स हैं, ब्रिटिश इंडिया के अंदर है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर नहीं है, एंड अदर जो पार्ट्स हैं, जो इंडिया के बाहर है और इंडिया में आना चाहते हैं, तो इंडिया उन सब का यूनियन बनेगा, ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का सेकंड पॉइंट। थर्ड, सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की सारी पावर एंड अथॉरिटी कहाँ से ले जाएगी? इसके लोगों से, ठीक है? इंडिया के जो पावर, आज के टाइम पे हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग वाली लाइन यही होती है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना? तो कहाँ से आ रही है पावर? लोगों से आ रही है ना। डेमोक्रेसी, वही तो डेमोक्रेसी है, ठीक है? सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की सारी पावर एंड अथॉरिटी इसके लोगों से आ रही है, फ्रॉम इट्स पीपल, ठीक है? ऑल पीपल शैल बी गारंटेड विद, सारे लोगों को क्या मिलेगा? ये हम आज के प्रीएम्बल में पढ़ते हैं, जस्टिस। जस्टिस किसमें? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सब दिया जाएगा इंडिया के लोगों को, ठीक है? इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी, ठीक है? अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी होगी, ठीक है? अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड फ्रीडम होगी। फ्रीडम ऑफ किसकी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इन सब की फ्रीडम मिलेगी इंडिया के लोगों को, ठीक है? नेक्स्ट है, adequate safeguard shall be provided to minorities, backward and tribal areas, depressed classes। हाँ, जो minorities हैं, backward and जो tribal areas है, depressed classes है, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, उनको भी सारी safeguard, safety provide की जाएगी, ठीक है? इंडिया की नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडिया की ये एंशिएंट लैंड वर्ल्ड में अपना ओनर्ड प्लेस बनाएगी, ठीक है? इंडिया जो ये बनेगा ना, ये अपना अच्छा खासा सही ओनर्ड प्लेस बनाएगी वर्ल्ड में, और वर्ल्ड पीस में एंड मैनकाइंड में बढ़ावा देगी, ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट्स थे कि जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक स्टेट बनेगी, और जो टेरिटरी ब्रिटिश इंडिया के अंदर है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया के बाहर है, वो सब इंडिया की यूनियन फॉर्म करेगा एज ए यूनियन, ठीक है? एंड जो पावर है वो कहाँ से आएगी? लोगों से आएगी। एंड जो उनको हैप्पी, लोगों को क्या मिलेगा? जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, ठीक है? एंड जो माइनॉरिटीज हैं, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया एंड डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, सबको ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है? इंडिया की जो एंशियंट लैंड है वो वर्ल्ड में ग्रेट रोल प्ले करेगी, ठीक है? तो ये जो रिज़ॉल्यूशन है ना, ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू लेके आए हैं, उसको अनएनिमसली, मतलब कि कोई ऑपोजिशन नहीं हुई है, एक भी वोट की, सारे इसके सबने इसको थम्स अप कर दिया कि ठीक है, हम अडॉप्ट कर रहे हैं इसको। 22 जैन 22 जैन 1947, 22 जनवरी 1947, ठीक है? इसको ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन पास हो जाता है। आया कब था? 13 दिसंबर 1946 में आया था, ठीक है? और पास हुआ है 22 जनवरी 1947 को, ठीक है? प्रियम्बल का जो कंटेंट है ना वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया गया है, ठीक है? देखो, प्रियम्बल का जो आइडिया है वो तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है? लेकिन जो कंटेंट है ना वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए ना, यहाँ से लिया। ये सब हम प्रियम्बल में तो पढ़ते हैं, ये ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड ये राइट्स, ठीक है?
तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका कंटेंट कहाँ से है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया था 1947 का, तो उसमें उसके आने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, देखो, इंडिपेंडेंस एक्ट पास होने के बाद प्रिंसली स्टेट्स ने भी आना स्टार्ट कर दिया है ना, उन्हें भी अब श्योरिटी मिली है, ये तो फॉर्मली तरीके से काम हो रहे हैं। ठीक है, ये तो इंडिया सच में ही फॉर्म कर रहे हैं, तो हम चलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स ने आना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, किसके बाद, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आने के बाद। ठीक है, फिर माउंटबेटन प्लान आता है, उसके बाद मोस्टली सारी प्रिंसली स्टेट्स आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि माउंटबेटन प्लान ने पाकिस्तान को अलग कर दिया था और इंडिया को अलग। ठीक है, तो उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स मोस्टली आ ही जाती हैं, एंड फिर वो मुस्लिम लीग भी आ जाती है। ठीक है, अब तो सीट्स बढ़ने शुरू हो गए। हाँ, मुस्लिम लीग भी आ गई, प्रिंसली स्टेट्स भी आ गई, अब अच्छे से बैठते हैं वो। ठीक है, असेंबली को फुल सॉवरेन बॉडी बना दिया। हाँ, एक तो ये चेंज आया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फुल सॉवरेन बॉडी बन गई है, वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती है। अगर ब्रिटिशर्स कोई पहले लॉ लेके आए हैं, उसको खत्म कर सकती है, कोई नया लॉ लेके आना है वो लेके आ सकती है, किसी लॉ को अल्टर चेंज करना है वो कर सकती है। ठीक है, फुल सॉवरेन बॉडी, न्यू लॉ ला सकती है। ठीक है, अल्टर करना है किसी लॉ को तो वो भी कर सकती है, किसी लॉ को अबोलिश करना है तो वो भी कर सकती है। ठीक है, दूसरा क्या चेंज आया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, उसको दो फंक्शंस मिले। एक फंक्शन तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है, कि भाई पहला फंक्शन तो यही मेन है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। दूसरा है कि उस टाइम देश तो चल ही रहा है ना, मतलब सब काम हो रहे हैं, लोग भी हैं, तो फिर उसको क्या है, दूसरा फंक्शन था कि उसे पार्लियामेंट की तरह काम करना है देश चलाने के लिए। ठीक है, दो फंक्शंस, एक तो फर्स्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, दूसरा पार्लियामेंट की तरह उसको चलना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने का और एक लेजिस्लेटिव फंक्शन। ठीक है, तीसरा क्या चेंज आया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कम हो गए, है ना, पाकिस्तान अलग हो गया। उसके बाद फिर मेंबर तो कम हो गए ना, जो पाकिस्तान में जाना उनको चले गए, 389 से कम होके हो गए 299, 9 तो है ही लास्ट में, है ना, 389 से 299। और इंडियन प्रोविंसेस की सीट्स 296 से 229 हो गई। ठीक है, ये सीट्स इतना रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा ऐसे ध्यान दे सकते हो, ये वाला नहीं लेकिन सॉरी, जो कॉम्पोजिशन शुरू में हमने की थी ना, वो थोड़ा ध्यान रखना, ये इतना चेंज वाले ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स की जो है वो 93 से 70 हो गई। ठीक है, थ्री चेंजेस क्या आए थे इंडिपेंडेंस के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको फुल सोवरेन बना दिया, कुछ भी कर सकते हैं, लो लेके आना ले आओ, अल्टर करना है किसी लो को कर लो, अबोलिश करना है कर दो खत्म। ठीक है, और दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने का और एक पार्लियामेंट की तरह लेजिस्लेचर की तरह। ठीक है, फिर थर्ड क्या था, सीट्स कम हुई है। ठीक है, ये तीन चेंजेस आए थे। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो अदर फंक्शंस परफॉर्म किए वो क्या क्या थे। फर्स्ट है रेटिफाइड मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मे 1949, कॉमनवेल्थ इन मे 1949, मतलब कि जब 1947 का एक्ट आया था तो उसमें ये बोला था कि इंडिया को कॉमनवेल्थ का मेंबर रहना है तो रह लो, नहीं रहना तो नहीं रहो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इंडिया ने रेटिफाई कर दिया था कि कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ले ली। ठीक है, रेटिफाई कर दिया मई 1949 में। कॉमनवेल्थ नेशन कौन सी थी, वो कंट्रीज जिस पर ब्रिटिशर्स ने राज किया है उनकी एक ग्रुपिंग, वो कॉमनवेल्थ है। ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशंस, उसको रेटिफाई कर दिया। दूसरा, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया 22 जनवरी 1947 को, ये डेट थोड़ी ध्यान रखना, नेशनल फ्लैग 22 जुलाई, ऐसे देख लो कि फ्लैग है इंडिया का और उस पर लिखा हुआ 22 जुलाई 1947, 1947 तो ध्यान ही रहेगा। ठीक है, 22 जुलाई, ये ध्यान रखना कि इंडिपेंडेंस से पहले ही नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था 22 जुलाई। अब उस फ्लैग पे लिखा हुआ जो उड़ रहा है ना, उस पे देख लो 22 जुलाई लिखा हुआ है। ठीक है, अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। देखो, आज के टाइम पे हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी को नेशनल एंथम अडॉप्ट किया 1950 में। ठीक है, अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग
जनवरी 24 1950, ये दोनों, ठीक है, सेम डेट को। नेशनल फ्लैग, सॉरी, हाँ, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। नेशनल फ्लैग पे तो हम उड़ता हुआ देख रहे हैं ना, 22 जुलाई लिखा हुआ है, ठीक है, और 1947। नेक्स्ट पे आप फंक्शन परफॉर्म किया, इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो हम पढ़ते ही आए हैं, ठीक है। टाइम कितना लगा था, ये मॉक टेस्ट में, वन डे एग्जाम में, ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम्स में आ जाता है। टाइम कितना लिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए? 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, 2 साल, 2 साल लिए थे, 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज, ठीक है। अबाउट 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 60 कंट्रीज का, 60 देशों का जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइनल जो सेशन है वो कब हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? वो हुआ 24 जनवरी 1950 को। देखो, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग भी तो इसी दिन अडॉप्ट हुए थे, 24 जनवरी 1950, और इसी दिन फाइनल सेशन हुआ है ना, फाइनल सेशन हुआ है ना 24 जनवरी 1950 को। देखो, फर्स्ट सेशन कब हुआ था, कोई बताएगा फर्स्ट सेशन कब हुआ था? फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ये देखो, 9 दिसंबर 1946, और फाइनल सेशन हुआ है 24 जनवरी 1915 को, ठीक है। अभी देखो, कमिटीज, कमेटी तो बनती है ना, अगर वो असेंबली में कमेटी बनी, सबको अपना अपना काम मिला कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना थोड़ी, ठीक है। वैसे तो फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट कैबिनेट, फ्री कैबिनेट है, उसके थोड़ी ज्यादा जोर देना, उस पर याद करने का, इस पे थोड़ा कम देना, ठीक है। देखो, जवाहरलाल नेहरू के पास 2 कमेटी थी, पावर तो उन्हीं के पास थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो वही लेके आए थे ना, पावर उनके पास है। यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी उन्हीं के पास है, मेन कमेटी है ये तो, यूनियन पावर है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये तो जवाहरलाल नेहरू के पास ही रहेंगी ना, ठीक है। सरदार पटेल, ये देखो, प्रोविंसेस को इकट्ठा करने का काम किसने किया था? सरदार पटेल, ठीक है, इनके पास प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गई, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी सबको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। फाइनेंस, पैसा होगा तभी तो प्रसाद मिलेगा, है ना। फाइनेंस एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, मुंशी के पास, बिजनेस देखना है तो मुंशी, मुंशी चलेगा ना, ठीक है। देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी इम्पोर्टेंट कमेटी है, जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। इसी का तो मेन काम था, इसका तो काम था कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अलग से पढ़ो इसको। इसके 7 मेंबर्स थे, चेयरमैन तो पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर याद रखने के लिए ट्रिक देख लो, इसमें कृष्ण के ही नाम है, गोपाल स्वामी, ठीक है, पूरे नाम नहीं लिखे मैंने फिर से,